लोकतंत्र, जिसकी परिभाषा है लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे हर सामान्य नागरिक भी देश निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। जिस देश में लोकतंत्र है उस देश में लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है। देश के सरकार की आलोचना करनी हो, उनसे सवाल करना हो या फिर उनका सहयोग करना हो, यह तमाम प्रक्रिया हर नागरिक कर सकता है बिना किसी दबाव के। परंतु क्या हो जब देश में लोकतंत्र ना हो? इस प्रश्न को सुनकर ही हमारे दिमाग में लोकतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र आता है, या फिर अगर उससे भी आगे जाए तो तानाशाह शब्द मन में अवश्य आएगा। हमारे देश भारत को स्वतंत्र हुए 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हमारे देश की कई पीढ़ियों ने लोकतंत्र से समृद्ध भारत को देखा। भारत में लोकतंत्र का सम्मान हमने देखा तो लोकतंत्र का अपमान भी हमने देखा या सुना अवश्य होगा। हमारी आज की पीढ़ी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब अवश्य पता होगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी का महत्व हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस घटना के बारे में बात करेंगे उसके तार एक ऐसे देश से जुड़े हैं जहां लोकतंत्र, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता दूर दूर तक नहीं दिखता। उस देश का नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, जहां से इस्लाम का सूर्योदय हुआ था। हज यात्रा, जहां हर साल लाखों मुसलमान अपने मजहब की उपासना करते हैं। दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरेबिया में स्थित मक्का को पवित्र स्थल मानते हैं। सऊदी अरेबिया के बारे में इतना आप सब अवश्य जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस्लाम के इस पवित्र स्थल में अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि कैसे सऊदी अरेबिया पर शासन करने वाला परिवार रॉयल फैमिली ऑफ सऊद एक तरफा राज चलाता है। इस राजवी परिवार के खिलाफ बोलना यानी उम्र कैद, देश निकाला या फिर उससे भी बुरा, मौत। आज जिस घटना के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में सुनकर शायद आपके मन में इस बात का डर अवश्य बैठ जाएगा, यह सोचकर कि अगर आप सऊदी अरेबिया में नागरिक होते तो क्या आपके साथ होता। वक्त को ज्यादा बर्बाद न करते हुए चलते हैं 2 अक्टूबर 2018 तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में। शहर के बेजिकतास नाम के इलाके में सऊदी अरेबिया का वाणिज्य दूतावास था। वहां सामने एक गाड़ी आ पहुंची। गाड़ी में से अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया। उस व्यक्ति का नाम था जमाल अहमद कशोगी, जो पेशे से एक पत्रकार था। अपने एक आंतरिक कारण से सऊदी अरेबिया के वाणिज्य दूतावास में वह जा रहा था। जमाल अहमद कशोगी का दूतावास में एक समूह इंतजार कर रहा था। वहां अंदर ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि कशोगी को मारकर उसके मृत शरीर के कितने टुकड़े करके और कहां ठिकाने लगाना चाहिए। वह एक असैसिन टीम थी जिस पर आरोप है कि वह सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खास हैं। आखिर क्यों यहां अज्ञात ग्रुप एक पत्रकार को जान से मारना चाहते थे? दूतावास में तैनात कड़ी सुरक्षा कर्मियों के बीच कैसे प्लान को अंजाम देगा यह असैसिन ग्रुप? क्या इस असैसिन के पीछे सचमुच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ होगा? जानने के लिए देखिए ऑपरेशन आफ्टरनून मील को। इस घटना को समझने से पहले हमें 2 किरदारों को जानना होगा। पहला सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरा सऊदी जर्नलिस्ट जमाल अहमद कशोगी। मोहम्मद बिन सलमान का जन्म 31 अगस्त 1985 सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में सऊद राजघराने में हुआ। मोहम्मद बिन सलमान के पिता सलमान बिन अब्दुल अजीज और माता फहादा बिन फलाह अल हितालिन है। पिता सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया के राजा हैं। उनके 13 बच्चों में से उनके सबसे चहीते माने जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान के जीवन को संक्षिप्त में समझे तो मोहम्मद बिन सलमान ने किंग सऊद यूनिवर्सिटी में से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 15 दिसंबर 2009 24 वर्षीय मोहम्मद बिन सलमान ने राजनीति में प्रवेश किया और अपने पिता सलमान बिन अब्दुल अजीज के सलाहकार बने। सलमान बिन अब्दुल अजीज उस वक्त रियाद प्रोविंस के गवर्नर थे। फिर समय के साथ मोहम्मद बिन सलमान का राजनीति में कद बढ़ने लगा।
23 जनवरी 2015 वह सऊदी अरेबिया के 7वें डिफेंस मिनिस्टर बने और 7वें डेप्यूटी क्राउन प्रिंस यानी सऊदी अरेबिया के सेकंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक इसी साल मोहम्मद बिन सलमान के पिता सऊदी अरेबिया के राजा बने। फिर आया वर्ष 2017 जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के 8वें फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने और क्राउन प्रिंस भी बने। आगे चलकर उन्हें 2022 में देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मिली। मोहम्मद बिन सलमान के राजनीतिक दौर के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट का काम किया साल 2017 ने। सत्ता मिलते ही मोहम्मद बिन सलमान ने 200 अमीर बिजनेसमैन और राजकुमारों की गिरफ्तारी करवाई। 4 नवंबर 2017 सऊदी अरेबिया के बिलियनेयर अल वलीद बिन तलाल और 40 राजकुमारों को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के जुर्म पर मौत की सजा सुनाई। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी एंड प्लानिंग अब्दुल फेक, रॉयल सऊदी नेवी के एडमिरल अब्दुल्लाह बिन सुल्तान बिन मोहम्मद अल सुल्तान को उनके पद से उखाड़ फेंका। मोहम्मद बिन सलमान ने धीरे धीरे करके सऊदी अरेबिया के कानून में बदलाव लाने का काम किया। बदलाव जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के स्पोर्ट पर्सन को देश बुलाकर खेल स्तर का प्रमोट किया, पश्चिमी देश के कलाकार जैसे गायक, अभिनेता इत्यादि को देश में बुलाकर सऊदी अरेबिया के कट्टर छवि को बदलने का काम किया। यहां तक देश में महिलाओं के हित में नए नए कानून को प्रस्तुत किया। व्यापार क्षेत्र में वृद्धि से लेकर इकोनॉमिक रिफॉर्म पर अच्छा काम किया। पर इन सब के अलावा मोहम्मद बिन सलमान पर कई आरोप भी लगे। आरोप जैसे अपने फैसले पर अड़े रहना, प्रशासन पर अपना दबाव रखना। इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप है अपने प्रतिद्वंदी को जान से मारने का आरोप। सऊदी इंटेलिजेंस ऑफिशियल साद अल जबरी द्वारा दिए गए CBS को इंटरव्यू अनुसार मोहम्मद बिन सलमान ने वर्ष 2014 मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मोहम्मद बिन नाइफ को जान से मारने का प्रयास किया। उन्हें मरवाकर मोहम्मद बिन सलमान अपने पिता को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। साद अल जबरी के अनुसार मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही क्रूर, सनकी और निर्दय व्यक्ति हैं। अब आते हैं सऊदी पत्रकार जमाल अहमद कशोगी पर। उनका जन्म 1958 मदीना में हुआ। पत्रकार करियर की शुरुआत हुई सन 1984 सऊदी गज़ाट न्यूज़पेपर में करस्पॉन्डेंट की हैसियत से। उसके बाद 1985 से 1987 तक कशोगी ने सऊदी अरेबियन न्यूज़पेपर ओकेज में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम किया। साल 1987 से 1990 अशरक अल अलवस्त और अल मज़ला डेली न्यूज़पेपर में काम किया। कशोगी ने पत्रकार के अलावा सऊदी अरेबियन इंटेलिजेंस में भी काम किया और सोवियत अफगान युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भी काम किया। साल 1991 कशोगी अल मदीना के एडिटर इन चीफ बने और उसके बाद 1999 से 2003 तक अरब न्यूज़ के एडिटर इन चीफ रहे। कशोगी के अपने पॉलिटिकल व्यूज थे। उनके अनुसार महिलाओं को पुरुष जितना अधिकार मिलना चाहिए। सऊदी अरेबिया को तुर्की जैसे सेक्युलर बनाने की नसीहत वह अक्सर सऊदी सरकार को देते रहते। सरकार को तरह तरह के विषयों पर नसीहत देते देते कशोगी सरकार के आलोचक बन गए। वह मोहम्मद बिन सलमान को एक तानाशाह नेता के तौर पर दर्शाने लगे। ऐसा नहीं है कि कशोगी सरकार के खिलाफ बात करने वाले पहले पत्रकार थे। उनसे पहले कई पत्रकारों ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला, परंतु उनका परिणाम भयावह साबित हुआ। उन पत्रकारों को मार दिया गया या फिर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। साल 2015 मोहम्मद बिन सलमान के शासन में आने से कशोगी को अपना भविष्य खतरे में नजर आने लगा। ऐसी स्थिति में सऊदी अरेबिया छोड़कर जाना ही उन्हें सही लगा। वर्ष 2017 जमाल अहमद कशोगी ने सऊदी अरेबिया छोड़ यूएस में शरण लिया। वहां उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखने का काम शुरू किया। कशोगी को सऊदी अरेबिया इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर उनके अखबारों पर प्रतिबंध लगे और उनका ट्विटर अकाउंट भी बैन करवाया गया। कशोगी ने कई दफ़ा कहा कि उनका सऊदी परिवार से कोई बैर नहीं, परंतु वह मोहम्मद बिन सलमान के शासन व्यवस्था को सही नहीं मानते थे। वॉशिंगटन पोस्ट अनुसार मोहम्मद बिन सलमान का मानना था कि कशोगी उनके छवि को खराब कर रहे थे और इसीलिए उन्हें दरकिनार करने के लिए अपने खास डिप्लोमेट तुर्की बिन अब्दुल्ला अल दाखिल को मैदान पर उतारा। यूएस इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने सऊदी गवर्नमेंट पर कशोगी के सेल फोन पर लगातार पेगासस नामक स्पाईवेयर के जरिए निगरानी रखा जा रहा था, यह क्लेम किया।
जमाल अहमद कशोगी के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी द वॉशिंगटन पोस्ट में उनके द्वारा लिखे गए एक लेख, जिसमें उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया में अपना आतंक चला रहे हैं। जमाल अहमद कशोगी इस लेख के बाद लोगों को इस बात की सफाई दे रहे थे कि वह सऊदी अरेबिया से कोई दुश्मनी नहीं रखते, वह देश के हितैषी हैं। लेकिन देश की सत्ता पर रह रहे मोहम्मद बिन सलमान कशोगी को अपना दुश्मन मान चुके थे। अब आते हैं 2 अक्टूबर 2018 में। आखिर क्यों कशोगी को सऊदी अरेबिया के एम्बेसी में जाना जरूरी था? तो इसका उत्तर है उनका प्रेम संबंध। दरअसल कशोगी की 3 बार शादी हो चुकी थी और तीनों असफल। सब कुछ पीछे छोड़कर वह चौथी शादी करना चाहता था। कशोगी का प्रेम संबंध एक तुर्किश महिला के साथ बना जिसका नाम हेक्टिस चंगेज है। हेक्टिस तुर्किश एकेडमी और मिडिल ईस्टर्न के विषय की रिसर्चर भी हैं। दोनों का प्रेम संबंध शादी तक जा पहुंचा। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, परंतु समस्या यह थी कि हेक्टिस तुर्की की नागरिक थी तो कशोगी सऊदी अरेबिया के नागरिक थे। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी जो इस शादी के लिए पूरा होना जरूरी था। यूएसए में रहकर तमाम प्रक्रिया पूरा करके कशोगी को तुर्की आना पड़ा, जहां उसकी प्रेमिका रहती थी। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में स्थित सऊदी कॉन्सुलेट में जाकर कशोगी को अपना आखिरी पेपर वर्क पूरा करना था। कशोगी की तीसरी पत्नी सऊदी अरेबिया में रह रही थी। कशोगी अपनी तीसरी पत्नी को तलाक दे चुका था। सऊदी कॉन्सुलेट में जाकर वह सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लेकर इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि वह अब शादीशुदा नहीं रहा। सऊदी कॉन्सुलेट से बातचीत करके 2 अक्टूबर 2018 को अपॉइंटमेंट फिक्स हुई। उसी दिन की दोपहर कशोगी अपने प्रेमिका के साथ गाड़ी में एम्बेसी के पास पहुंचे। गाड़ी से बाहर निकलकर अपने प्रेमिका को कुछ देर तक इंतजार करने को कहा। वह अपना काम जल्दी पूरा करके वापस आएंगे, ऐसा आश्वासन दिया। यह वही समय था जहां लोगों ने कशोगी को एम्बेसी के इमारत में जाते देखा, परंतु वापस बाहर आते कभी ना देखा। एम्बेसी के बाहर खड़ी गाड़ी में हेक्टिस कशोगी के आने का इंतजार कर रही थी। यह इंतजार आधे घंटे, 1 घंटे, 2, 3 और कई घंटों तक चला। हेक्टिस को कुछ भी सही नहीं लगा और तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में संपर्क करके पुलिस को कशोगी के एम्बेसी से बाहर न आने की बात की। पुलिस उसी वक्त से तुरंत अपने हरकत पर आ गई। उनका यही मानना था कि कशोगी जरूर सऊदी कॉन्सुलेट में ही होंगे, परंतु जब कॉन्सुलेट के भीतर जाकर पुलिस ने पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि कशोगी कब के कॉन्सुलेट से बाहर जा चुके हैं। अब पुलिस के सामने सवाल खड़ा हुआ कि अगर कशोगी सच में कॉन्सुलेट से बाहर आ गया तो वापस क्यों नहीं आए। पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो यह मामला अपहरण अथवा हत्या का ही है। करीब 1 हफ्ते तक तहकीकात चलती रही। 9 अक्टूबर 2018 तुर्किश अथॉरिटी से स्टेटमेंट रिलीज हुआ जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि कशोगी की सऊदी कॉन्सुलेट में हत्या हुई, जिसे अंजाम रियाद से भेजे गए असैसिन टीम ने दिया। ऐसा नहीं था कि तुर्किश अथॉरिटी खोखला दावा कर रहे थे। उनके पास कॉन्सुलेट से बाहर कंपाउंड के फुटेज थे जिसमें 15 लोगों को कॉन्सुलेट में प्रवेश करते हुए पाया गया। दूसरा सबूत उनके पास था ऑडियो रिकॉर्डिंग। तुर्की अथॉरिटीज ने बताया कि आवाज पकड़ने वाले उपकरणों से जमाल अहमद कशोगी का कॉन्सुलेट के अंदर के आवाजों को रिकॉर्ड किया। जमाल अहमद कशोगी की मंगेतर हेक्टिस चंगेज ने सीसीटीवी फुटेज को सही आधार मानकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई कि वह कशोगी को ढूंढने में तुर्की की सहायता करे। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी सहायता मांगी। 14 अक्टूबर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने घोषणा की कि तुर्की और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर कशोगी के लापता होने के मामले पर निष्पक्ष जांच करेगी। 20 अक्टूबर सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उनका यह कहना था कि कशोगी की मौत कॉन्सुलेट में हो चुकी थी। तुर्किश अथॉरिटीज ने 10 नवंबर के दिन सऊदी अरेबिया, यूएसए, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम को ऑडियो टेप भेजा। इस ऑडियो टेप में कशोगी और असैसिन स्क्वाड की आवाजें रिकॉर्ड थी। टेप के अनुसार कशोगी को किलर स्क्वाड ने सऊदी अरेबिया वापस चलने को कहा। कशोगी ने मानने से साफ साफ मना कर दिया। जवाब में स्क्वाड और कशोगी के बीच हाथापाई हुई। 15 नवंबर 2018 सऊदी प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने 11 सऊदी नागरिकों पर कशोगी के हत्या का आरोप लगाया।
जिन 11 लोगों पर आरोप लगाया उनमें से 5 लोग को उस मौत की सजा सुनाई जाएगी ऐसा कहा, क्योंकि वह 5 लोग सीधे तौर पर इस हत्याकांड में शामिल थे। प्रोसिक्यूटर के अनुसार एम्बेसी में प्रवेश करने के बाद खशोगी को सेडेटिव इंजेक्शन का ओवरडोज दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि खशोगी की लाश को अलग अलग टुकड़ों में काटकर कॉन्सुलेट के बाहर ले जाया गया और अपने लोकल एसेट्स द्वारा तमाम सबूत और लाश को ठिकाने लगाया गया। सऊदी रॉयल फैमिली बार बार यह बात कह रहे थे कि उनका खशोगी की मौत से कोई लेना देना नहीं। 29 सितंबर 2019 CBS को साक्षात्कार देते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी की हत्या में खुद को अलग रखा। खशोगी के हत्याकांड केस में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद बिन सलमान का नाम इस हत्याकांड से लगातार जुड़ा रहा। अल वक्त न्यूज ने कुछ सोर्सेज को कोट करते हुए यह दावा किया कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी रिसात अल मुखबरात अहमाक के डिप्टी हेड अहमद असीरी को जमाल अहमद खशोगी की हत्या करने के लिए असाइन किया। डेली सबा न्यूज आउटलेट ने असैसिन स्क्वाड के 15 मेंबर्स के नाम और पासपोर्ट पब्लिश किए। रिपोर्ट के अनुसार उन मेंबर्स के नाम थे महर अब्दुल-अजीज मुतरब, जो एक डिप्लोमेट थे। मैड्रिड, पेरिस, हस्टन, बॉस्टन और न्यूयॉर्क में वह मोहम्मद बिन सलमान के साथ दिखे। सलाह मोहम्मद अल तबैगी, हेड ऑफ द सऊदी साइंटिफिक काउंसिल ऑफ फोरेंसिक्स। अब्दुल-अजीज मोहम्मद अल हौसोई, जो एक समय मोहम्मद बिन सलमान के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। थैस गालिब अल हरबी, सऊदी रॉयल गार्ड के मेंबर। मोहम्मद साल अल जारानी, सऊदी रॉयल गार्ड के मेंबर। मिशाल साद अल बुस्तानी, सऊदी एयरफोर्स ऑफिसर, जिनकी मौत अल जजीरा के मुताबिक 2018 में हुई। नाइफ हसन अल अरफे, मुस्तफा मोहम्मद अल मदानी, खशोगी का बॉडी डबल। कॉन्सुलेट के लोगों को गुमराह करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। मंसूर उत्थाम अबू हुसैन, वालिद अब्दुल्ला अल शहरी, तुर्की मुशरफ अल शहरी, फहाद शाबिब अल बलावी, सैफ साद अल कतानी, खालिद ऐद अल तैबी, बादिर लाफी अल कुतैबी, अहमद असीरी, डेप्यूटी हेड ऑफ सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी रिसात अल मुखबरात अल अहमा। ऐसे कई सारे तथ्य सामने आए, परंतु उन तथ्यों से कोई खास अंत न निकला। 23 दिसंबर 2019 15 सऊदी में से 5 को सऊदी कोर्ट ने खशोगी की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। उन 5 लोगों के नाम थे फहाद शबीब अल बालवी, तुर्की मुशरफ अल शहरी, वालिद अब्दुल्ला अल शहरी, मायर अब्दुल-अजीज मुतरब, इंटेलिजेंस ऑफिसर, डॉक्टर सलाह मोहम्मद तबैगी, जो सऊदी इंटीरियर मिनिस्टर के फॉरेंसिक डॉक्टर थे। उन 16 में से अन्य 3 लोगों को कंबाइंड 24 साल सख्त कारावास की सजा मिली। बाकी के 3 लोगों को सबूत की कमी की वजह से रिहा करवा दिया गया था। वह 3 लोग थे सौद अल कतानी, अहमद अल असीरी, पूर्व डेप्यूटी इंटेलिजेंस चीफ, मोहम्मद अल कताबी, इस्तांबुल में स्थित। 7 सितंबर 2020 रियाद क्रिमिनल कोर्ट ने बाकी के 8 लोगों में से 5 लोगों को 20 साल की, 1 को 10 साल की और 2 को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। सऊदी अरेबिया कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर दुनिया के कई जगहों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। यूनाइटेड नेशंस के कई अधिकारियों ने सऊदी अरेबिया कोर्ट के फैसले को न्यायतंत्र का मजाक बताया। उनके अनुसार सजा प्यादे को मिली, ना कि षड्यंत्रकर्ता को। जमाल अहमद खशोगी के बेटों ने कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार किया। इस घटना को देख कई सारे प्रश्न मन में आते हैं। अगर वह स्क्वाड ने बिना मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म के इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो वापस सऊदी अरेबिया क्यों गए? अगर गए तो क्या मोहम्मद बिन सलमान ने अपने राजनीतिक फायदे को बढ़ाने के लिए उन्हें सजा दिलवाई? खशोगी का किसी से कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, ना तो उन्होंने कोई आतंकी बयान दिया, तो फिर आखिर क्यों उन्हें मारने के लिए 16 लोगों से लैस असैसिन स्क्वाड को भेजा गया? क्या हत्याकर्ता सचमुच में अपने अंजाम पहुंचे? सवाल अनेक, लेकिन जवाब शून्य।
इससे इतना तो पता चल ही गया कि सऊदी अरेबिया में जब सरकार के आलोचक खुद को बचाने के लिए अपने देश से भागे तो इसका यह मतलब सिद्ध होता है कि देश में लोकतंत्र की उपस्थिति ना के बराबर है। आज की इस घटना पर चर्चा करते हुए यह कहने का मन अवश्य होता है कि बेशक आप सरकार के गलत कार्यों पर प्रश्न उठाए, परंतु प्रश्न के आड़ में गलत कार्य करना भी उतना ही गलत है। खशोगी ने सिर्फ सरकार के नीतियों का विरोध किया, उस पर प्रश्न किया तो उसे मौत मिली। जबकि भारत में देश के मुखिया को गाली दिया जाता है तो कोई खास कार्रवाई नहीं होती। इसलिए लोकतंत्र का सम्मान करें, अपने बात को सत्य बताने की आड़ में लोकतंत्र की हत्या हुई ऐसा खोखला भड़काऊ स्टेटमेंट्स ना दें। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।